गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक है राजनीतिक सहभागिता। पिछली 3 कक्षाओं में हमने राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न इससे संबंधित स्वरूप, उसकी जो नागरिक चेतना है, नागरिक सहभागिता के जो अभिजातीय स्वरूप है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज देखेंगे कि वे कौन से अभिकरण हैं जो राजनीतिक सहभागिता में अपना प्रमुख भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण अर्थात साधन। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का एक प्रमुख अभिकरण है दबाव समूह अर्थात प्रेशर ग्रुप। देखिए, जितने भी आप लोकतांत्रिक देश हैं और उनमें विशेषकर उदार लोकतांत्रिक, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े दबाव समूह होते हैं। वो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्थाओं पर एक दबाव बनाने का काम करते हैं और अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अब दबाव समूह के कई स्वरूप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उसकी कई प्रकार की लॉबिंग होती है, लेकिन विशेष तौर पे इनको फलने फूलने का अवसर एक उदार लोकतांत्रिक में ही मिलता है। देखिए, उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के उद्देश्य से संगठित होते हैं, अर्थात ऐसे ग्रुप होते हैं जिन सभी का अपना जो हित है वो एक समान हित होता है, अलग अलग हित नहीं होते हैं, और अपने समान हित की प्राप्ति के लिए, अपने समान हित की सिद्धि के लिए वो संगठित होते हैं और संगठित होकर वो अपना सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं। अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोकमत का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। अपना जो भी उद्देश्य है वो आम जनता के सामने रखकर ये इस प्रकार का समर्थन जुटाया जाता है कि हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो हम सभी के लिए एक उपयोगी है और हमारे लिए ज़रूरत है, आप हमारा समर्थन कीजिए और हम साथ मिलकर अपने हित की पूर्ति के लिए हम एक प्रकार का सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे और भारी जनमत की आवाज़ पहुंचाकर हम ऐसी नीतियों को बनवाने का काम करेंगे जो उनके हित के अनुरूप हो। अर्थात सरकार के द्वारा बनाएगी नीति, नियम, उसमें किसी प्रकार का बदलाव करना है। यहाँ पर अगर नहीं बनाई गई हैं तो बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ये दबाव समूह काम करते हैं। ये प्रक्रिया विशेष तौर से पश्चिमी देशों में बहुत प्रभावी है। अब यूरोपीय देश, अमेरिकी देश आप देखेंगे वहाँ पर प्रेशर ग्रुप का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है वहाँ के सिस्टम पर। वहीं विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में दबाव समूह ने अनेक बार अवैधानिक तौर तरीकों भी सहारा लिया है, जिससे सार्वजनिक जीवन की सोचिता नष्ट हुई है तथा सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए, ये जो दबाव समूह की जो परिकल्पना है विशेष तौर से उदार लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है, ये मैंने आपको पहले स्पष्ट किया, और जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर एक प्रॉपर ढंग से विधिवत पूर्वक ये सब काम को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जब तीसरी दुनिया के देशों ने जब इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया और उसमें जब दबाव समूह बने तो दबाव समूह ने कई बार मतलब यूँ कहें कि वैधानिक से अलग अवैधानिक तरीका, जो गैर कानूनी अपन समझ सकते हैं कि गैर कानून तौर तरीकों का सहारा लेते हुए अपने हितों की पूर्ति करने की कोशिश की गई। कई बार हमारे सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को भंग किया तथा हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट पहुंचाने का काम किया। हड़ताल, जुलूस, न जाने किस तरीके से इस प्रकार से हिंसात्मक क्रिया रूप को मतलब अपना करके हमें मतलब हमारी व्यवस्था को एक नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो कह सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देश या विकासशील देशों के जो राजनीतिक व्यवस्था हैं वहाँ पर जो दबाव समूह हैं उनका पश्चिमी देशों के दबाव समूह से बिल्कुल विपरीत काम करते हैं और वहाँ पर वो किसी भी प्रकार से अपने हितों की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर भी हमें ये समझना है कि एकमात्र दबाव समूह एक ऐसा साधन है, ऐसा अभिकरण है जो राजनीतिक सहभागिता में अपना योगदान देता है। अभी फ़िलहाल आप देखिए, हमारी सरकार ने कुछ कृषि विधेयक जो हमारी राज्यसभा में कल ही पास हुआ है। अब राज्यसभा से, लोकसभा में ऑलरेडी पहले पास हो चुका था, राज्यसभा से पास हो गया है, अब इस पर कानून बनेगा, ठीक है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर होते ही कानून का स्वरूप धारण कर लेगा। लेकिन आप पंजाब, हरियाणा
का जिस प्रकार से किसानों के द्वारा जो विरोध जताया जाता है, या फिर जो किसानों के लिए जो अखिल भारतीय संगठन बने हुए हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक प्रकार के दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। विपक्षी पार्टियाँ इसको एक ऐसे मुद्दे की तरह उछाल रही हैं ताकि उनको लगे कि ये कदम है एक वो किसान विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत इस प्रकार से ये फैलाया जा रहा है कि ये एक प्रकार से किसान विरोधी है। इसमें विभिन्न प्रकार के किसानों से जुड़े हुए दबाव समूह अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे जो आर्थिक क्षेत्र से एक फिक्की है, FICCI फिक्की है, संगठन है, HOSAM है, मजदूरों के लिए इंटक, एटक, इस प्रकार के। तो ऐसे कई दबाव समूह हैं जो काम करते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं आरंभक। आरंभक एक प्रकार का जो क्योंकि मतलब यूँ समझें कि एक प्रकार से प्रस्ताव तैयार करना, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव तैयार करना। अभी ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। मतलब समझिए आप कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पाई जाती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि स्वयं मतदाता जो वोटर हैं वो एक ऐसा किसी कानून का निर्माण करने के लिए या कोई संविधान में संशोधन का ऐसा ड्राफ्ट तैयार करते हैं और विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजते हैं कि आप इस पर विचार करके, मंथन करके और इसमें जो भी बदलाव करना है वो आप कीजिए। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं। और ये प्रणाली आप देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है, मैंने आपको पहले स्विट्जरलैंड का नाम लिया था, कि स्विट्जरलैंड में व्यवस्था विशेष रूप से प्रचलित है। भारत में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है, लेकिन इस प्रकार से ये प्रॉपर ढंग से जैसे आरंभक व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड में, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। ठीक है, इसके साथ जन समर्थन अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक सीधे सरकार को नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। कहने के तात्पर्य मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे प्रतिनिधि व्यवस्था होती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में, वहाँ पे क्या होती है, जनता है या अपना जो जनमत है वो एक ऐसा ड्राफ्ट बनाते हैं, ऐसा एक प्रारूप बनाते हैं, चाहे वो किसी नए कानून का निर्माण करना हो या संविधान में संशोधन करना हो। तो एक निश्चित संख्या निर्धारित है कि इतनी संख्या में लोग उस पर हस्ताक्षर करके अगर विधानमंडल को भेजते हैं तो सरकार उस पर विचार मंथन करके उसमें या तो बदलाव कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, या उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे जितने भी जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, तो वो स्वयं अपने मतलब संसद में, विधानसभा में निजी विधेयक पेश करने को उनको पूरी पूरी अधिकार है, छूट है। और जो मंत्री स्तरीय जो हैं, मंत्री हैं, वो जब कोई विधेयक पेश करते हैं तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। लेकिन जब संसद का कोई सदस्य है, सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई अपना व्यक्तिगत तौर पे जब विधेयक पेश करते तो वो निजी विधेयक होते हैं। निजी विधेयक कभी पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन सरकारी विधेयक तो पास होने बेहद जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये है आरंभक। तीसरा है प्रत्याहान, जिसका हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ है प्रतिनिधि को वापस बुलाना या राइट टू रिकॉल। जिस प्रतिनिधि को हमने चुनकर भेजा है, अगर वो हमारे उद्देश्यों, हमारे हितों के विपरीत काम करता है या उसमें वो पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो फिर उसको वापस बुलाया जाता है और उसकी जगह किसी नए प्रतिनिधि को चुनकर विधायी संस्थाओं में भेजा जाता है। ये बेहद ही अच्छी व्यवस्था है। यह आजकल हर देश में ये मांग उठ रही है कि प्रतिनिधि वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल व्यवस्था हर लोकतांत्रिक देश में होनी चाहिए। लेकिन एक विवाद का विषय है कि इसको किस प्रकार से हमारी संस्थाएं रख रही हैं। फिर भी समझ लीजिए कि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाने के लिए विवश कर सकते हैं। मतलब समझिए आप कि जो मतदाता, उसके पास ये सर्वोच्च अधिकार है कि अपना जो भी चुनकर प्रतिनिधि भेजा है, वो प्रतिनिधि अगर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या भ्रष्टाचार, अपने स्वार्थ में लिप्त है, जनता की इच्छाओं का वो उल्लंघन कर रहा है, तो उसको अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसको पद से हटाने के लिए विवश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या पर हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है। स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है कि अगर कोई प्रतिनिधि काम सही नहीं कर रहा है, उसको समय से पहले बुला दो।
भारतवर्ष में अनेक नागरिक संगठनों द्वारा पिछले अनेक वर्षों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग की जा रही है। भारत में लंबे समय से ये मांग रही है और कि हमारे देश में जो चुनाव व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। और उसमें जो मांगें रखी जाती हैं उनमें से एक मांग ये भी है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो फिर उसे एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा वापस बुलाने का अधिकार पारित कर सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाए लंबे समय से। लेकिन आपको पता ही है कि जो प्रतिनिधि हैं वो ये चुन कर मतलब ये समझ कर जाते हैं कि हम 5 साल के लिए हैं, हमें 5 साल तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो अभी तक हमारी संसद में लंबे समय से चुनाव सुधार से संबंधित ये व्यवस्था लंबित है, अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन जब स्विट्ज़रलैंड में है और हर एक सक्षम और जागरूक नागरिक ये अपना मतलब विश्वास रखते हैं कि अगर जो प्रतिनिधि नहीं अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो उसको अपने 5 साल के जो भी कार्यकाल निर्धारित है इतना पूरा करने का उसका कोई अधिकार नहीं बनता है, उसको समय से पहले वापस बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाता है राइट टू रिकॉल अर्थात प्रतिनिधि को वापस बुलाने का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड और उसमें किस किस प्रकार की जनता की भागीदारी होती है। तो आप पहले जो मैंने आपको आरंभक अर्थात प्रस्ताव तैयार करवाना, प्रत्याहान, प्रतिनिधि को वापस बुलाना, इस प्रकार के आप उदाहरण दे सकते हैं। अगला है जो हमारे राजनीतिक सहभागिता प्रमुख अभिकरण है वो जन सुनवाई अर्थात वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न करते हैं। ये विचार संबद्ध अधिकारी वर्ग के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हमारे देश में अब ये व्यवस्था लगभग संस्थाबद्ध हो चुकी है जिसे प्रशासन गाँवों और शहरों के नाम से जाना जाता है। मतलब देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और ऐसी शासन व्यवस्था में ये जरूरी है कि जो अपना जनप्रतिनिधि है जिसको जनता ने चुना है वो और जो हमारे सार्वजनिक अधिकारी, जो नौकरशाह, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो अधिकारी वर्ग है, वो विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याओं को जानने का पूरा पूरा प्रयत्न करें, क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता की समस्या, जनता के जो भी काम हैं उनको पूरा करना उनका अधिकार है पूरा पूरा, और जनता अधिकार रखती है कि ये काम संपादित करें। तो इससे संबद्ध जो अधिकारी वर्ग हैं उनके सामने किसी प्रकार का ओरल अर्थात मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हमारे देश में ये व्यवस्था एक अच्छे ढंग से संस्थाबद्ध हो चुकी है। आपको पता है जैसे हमारे राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, इस प्रकार के शिविर लगाकर हर ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी उनकी समस्या होती हैं, जो भी उनके ज़रूरी काम होते हैं वो निपटाए जाते हैं। साल में एक बार ये प्रक्रिया होती रहती है। तो जन सुनवाई जरूरी है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि हमारे मंत्री हैं उनको सबको जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया है। जिले की जो जो लोगों की समस्या है उनका ध्यान केंद्रित करके समस्याओं का निवारण करें। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी जो सप्ताह का एक निर्धारित दिन होता है उस दिन वो जन सुनवाई का अपना काम करते हैं। पूरे राज्य भर से जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है, तभी लोकतंत्र अच्छे ढंग से सक्षम और सुस्थापित हो सकता है कि जिसमें किसी भी प्रकार की मतलब वो कोई इसमें ब्रेकर नहीं हो। सीधी आम जनता उसको लगे कि मैंने या मतदाताओं को एहसास हो कि नहीं हमारी इसमें भागीदारी है, हमने ही मिलकर ये काम किया है। ठीक है, अगला है सलाहकार परिषद। आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती हैं जिसे सलाहकार परिषद का नाम दिया जाता है। ब्रिटेन की केंद्रीय आवास सलाहकार समिति, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद इसका उपयुक्त उदाहरण है। भारत में अनेक विभागों में से सलाहकार समितियाँ और परिषदें भी बनाई जाती हैं। मतलब क्या करती हैं कि कुछ एक्सपर्ट और कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, वो फिर क्या करते हैं सरकार और उसके विभागों के जुड़े कार्यों पर अपना सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, ताकि उसमें क्या है कि बहुत ही एक्सपर्ट और विशेषज्ञ लोग होते हैं तो उनकी सलाह से किसी भी प्रकार वो काम को आसान बना देते हैं और उसमें अच्छी एक कार्य सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उसमें जो मतलब हमारे गणमान्य नागरिक होते हैं, जो सिविल सिटीजन होते हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं और फिर ये सब मिलकर एक सलाहकार जो परिषद बनाई जाती है उससे अच्छे ढंग से काम को अंजाम दिया जाता है। अभी आप देखेंगे कि ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, मतलब पश्चिमी देशों में इस प्रकार की परिषदें पाई जाती हैं। भारत में भी इस प्रकार की कई परिषदों का निर्माण किया जा चुका है। एक है परिपृच्छा, मतलब किसी प्रश्नों पर निर्णय देने हेतु मतदान। राजनीति सहभागिता में एक ये भी है कि जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्नों पर, जैसे कि किसी नए कानून या संविधान या संवैधानिक संशोधन प्रश्न, जनसाधारण में मतदान कराया जाता है। मतलब आप देखिए क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर हमारी सरकार के सामने आ गया है
हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रश्न है जो सार्वजनिक महत्व का है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई नया कानून निर्माण करना है, कोई संविधान या संवैधानिक संशोधन करना है और किसी भी प्रकार से, तो उसमें फिर क्या होता है, पूरे जनमत से एक प्रकार का मतदान करवाया जाता है। लोगों से पूछा जाता है कि आपका क्या मत है, क्या हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, किस प्रकार का क्या रहेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, आपको पता है एक ब्रिटेन मतलब जो यूरोपियन यूनियन एक बनी हुई है यूरोपीय देशों की, तो उसमें जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन पहले उसका मेंबर था, लेकिन उसको लगा कि हम यूरोपीय यूनियन रहकर हमारे हितों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रिटेन में पूरे अपने राष्ट्र स्तर पर एक मतदान करवा के निर्णय लिया गया, जिसमें ब्रिटेन की जनता ने कहा कि सदस्य बना रहना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमें यूरोपीय यूनियन से अलग होना है। तो ये पूरा पूरा एक प्रकार का वहाँ की ब्रिटेन की जनता ने अपना पूरा मतदान किया कि हाँ, हमें इसके साथ यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं रहना है, इसका सदस्य नहीं रहना है, हमें अलग हो जाना चाहिए, इसमें हमारे ब्रिटेन का हित है। तो बिल्कुल इस प्रकार से वो हित अर्थात इसको ब्रेग्जिट कहते हैं, ब्रिटेन एग्जिट अर्थात उस यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल चुका है, इस प्रकार से। तो ऐसे कई प्रकार के ऐसे होते हैं जिसमें ये इस प्रकार के मतदान अपना सामान्य जन मतदान के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा। देखिए, वह कार्रवाई जिसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर या खुले तौर पर तोड़ा जाता है या किसी निश्चित स्थान पर प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता या सरकार का ध्यान खींचा जा सके। हमारे देश में आए दिन जन विरोध दर्ज कराने हेतु सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। सविनय अवज्ञा मतलब आपको मैंने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ उसमें, मतलब इस प्रकार की कार्रवाई जिसमें किसी प्रकार के अन्यायपूर्ण कानून का प्रतिकार करने के लिए और जानबूझकर या खुले तौर पर उसको तोड़ा जाता है कि ये है वो गलत है, हमारे जनता के लिए ख़राब है, उसको समाप्त करो, उसका निषेध करो, ठीक है। और स्वेच्छा से गिरफ्तारी करके अपने आप को मतलब कष्ट देना ताकि किसी विशेष मुद्दे पर सरकार का पूरा पूरा ध्यान उसकी तरफ खींचे और सरकार को लगे कि वास्तव में ये जो कानून बनाए हैं, जो भी नीति बनी है या नियम बनाया है वो गलत है, उसको फिर बदला जा सके। तो सविनय अवज्ञा जो हमारे गांधी जी के अनुसार एक प्रकार का सत्याग्रह कहा जा सकता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और अंतिम में है राजनीतिक प्रतिहिंसा। देखिए, विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाने, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र का सरासर उल्लंघन होता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि सरकारें प्राय ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती हैं या फिर झुक जाती हैं। तो ये भी कई प्रकार से हमें दिखाई देता है, प्राय तीसरी दुनिया के देशों में ये विशेष तौर से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमने देखे विभिन्न राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख साधन या अभिकरण, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं टॉपिक हमारा अंतिम, राजनीतिक सहभागिता की उपयोगिता या उपादेयता। देखिए, जन सहभागी लोकतंत्र के बावजूद यह सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता के बहुत मामूली अवसर मिलते हैं। इसका परिणाम यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी और अल्प समझ होती है। मतदाता मतदान के प्रति उदासीन होते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व से प्राय विमुख दिखाई देते हैं। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है, यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिलें तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। इससे शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। तो राजनीतिक सहभागिता न केवल उत्तम समाज की जरूरी शर्त है, बल्कि ये उत्तम जीवन का भी एक आवश्यक अंग है। राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना आज के युग का आवश्यक जरूरी तत्व बन गया है। आज के बड़े बड़े राज्यों के इस उद्देश्य सिद्धि के लिए दो तरीके अपनाते हैं। पहला, शासन मतलब शासक और प्रशासन का विकेंद्रीकरण करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदाय के हाथों में सौंप दिए जाते हैं। जिसे हम आपको सबका बेहतरीन उदाहरण दें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें हमारी पूरी तरह से शासन और प्रशासन दोनों का विकेंद्रीकरण इसमें पाया जाता है, दिखाई देता है। सेकंड है, सार्वजनिक नीति निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिपर्चा अथवा किसी विषय या प्रस्ताव पर जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाना। तो ये भी एक जन सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। फिर भी कुछ पक्ष हैं ऐसे जो राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में उसको अपना समर्थन दिया जाता है। एक एक करके उसका डिस्कशन करते हैं अपन। राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागिता व्यक्तियों के हितों की रक्षा करती है या उन्हें बढ़ावा देती है। लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले यह हिसाब लगाते हैं कि इसमें उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा, वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितना समर्थ सिद्ध होंगे।
दूसरा, सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक सहभागिता और राजनीतिक सजगता को भी बढ़ाती है। राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों में एकजुटता भी बढ़ाती है। तो ये बेहद जरूरी है लोकतंत्र के लिए। राजनीतिक सहभागिता मूलतः लोकतंत्र के समर्थक केवल वर्तमान लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने पर बल देते हैं। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत नहीं करते। देखा जाए तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र के लिए आवश्यक साधन उदार लोकतंत्र की व्यवस्था और प्रक्रिया में पहले ही विद्यमान है। सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है, सिद्धांत नहीं। राजनीतिक सहभागिता की सक्रियता के पक्षधर जरूरत से ज़्यादा आशावादी दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को एक सीमा तक बढ़ाना भी उपयुक्त होगा, उसके बाद वे हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। सार्वजनिक नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रम के हितकर परिणाम आने में समय लगता है। इसके अंतर्गत जन कल्याण के उद्देश्य से कुछ पक्षों पर बोझ डालने की जरूरत हो सकती है। आम लोगों में इतना धैर्य, इतनी सूझबूझ नहीं होती है कि वे सब स्थितियों में सही से मूल्यांकन कर सकें। यदि उन्हें अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वे अपनी शिकायतों और विवादों को सड़कों पर ले जाएंगे और सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। जब आम नागरिक भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अनुशासन और नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। जब लोग जोश में आकर बाहर निकल पड़ते हैं तो उन्हें ये समझाना कठिन होता है कि उन्हें कहाँ पर रुक जाना चाहिए। इसका परिणाम होता है कि आए दिन जल से जुलूस, नारेबाजियाँ, रैलियाँ, प्रदर्शन, हड़तालें, धरने और घेराव, बिजली, पानी, बसों को बंद करने की धमकियाँ, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, मारपीट, पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटना होती रहती हैं। इन हालातों में कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता है या भीड़ को जिस दिशा में चाहे ले जा सकते हैं। वे अपनी अनुचित मांगों को भी मनवा लेते हैं और शांत और संयत तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता विवेक संगत, उपयोगी, सार्थक परिणाम दे सकता है। उसको गलत तरीके से मोड़ लेंगे या उसको गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेंगे तो सार्थक परिणाम कभी नहीं मिल सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों हमने किया राजनीतिक सहभागिता के संबंध में कुछ जो प्रमुख उसके साधन थे, फिर उसकी जो उपयोगिता और उसके पक्ष में जो दृष्टिकोण है उसको हमने डिस्कशन किया।